आज से अर्थशास्त्र विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इस श्रृंखला में अर्थशास्त्र विषय की विभिन्न ब्रांचों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हर प्रश्न के जो अनेक विकल्प दिए गए होंगे, उन सभी विकल्पों को एक-एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा और अंत में उसके आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी इससे कुछ न कुछ लाभान्वित होंगे। प्रारंभ करेंगे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रश्नों से। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किस आर्थिक शाखा को कीमत सिद्धांत कहा जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन की वह शाखा होती है जिसमें बड़े समूहों का और बड़े आर्थिक समग्रों का अध्ययन किया जाता है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जैसे एक देश की राष्ट्रीय आय, एक देश में पाया जाने वाला सामान्य कीमत स्तर, भुगतान संतुलन, आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न चर और सिद्धांत, आदि आदि। ये सभी चर पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र का भाग होते हैं। एक अन्य ऑप्शन है मौद्रिक अर्थशास्त्र। मौद्रिक अर्थशास्त्र मुद्रा से संबंधित होता है। इसमें मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा एक अर्थव्यवस्था में कीमतों का और ब्याज दरों का निर्धारण होता है और किस तरह से मुद्रा एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। ये सभी विषय वस्तु मौद्रिक अर्थशास्त्र का भाग होती है। एक अन्य ऑप्शन है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त का मतलब होता है सरकार की अर्थव्यवस्था। सरकार किस प्रकार से अपने संसाधनों को जुटाती है, किस प्रकार से सरकार किन किन वस्तुओं पर कितना कितना व्यय करती है और इन अतिरिक्त व्ययों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से सरकार ऋण जुटाती है। इन सभी का अध्ययन सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को ही कीमत सिद्धांत कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही वस्तुओं और साधनों की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और ये कीमतें हैं एक उपभोक्ता को, उत्पादकों को और साधनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है वस्तु कीमत निर्धारण। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग होते हैं। एक उपभोक्ता के आर्थिक कल्याण का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है। तीसरा प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। अल्फ्रेड मार्शल एक नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। रॉबिन्सन, जिनको अपन अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण परिभाषा के लिए जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है रेगनर फ्रिश, जिन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र की दो ब्रांचों व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग शब्दों के रूप में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग होती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सामान्य कीमत स्तर भी समष्टि अर्थशास्त्र का भाग होता है। आर्थिक विकास से संबंधित चर और सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग होते हैं। यहाँ पर सापेक्ष कीमतों का निर्धारण कीमत सिद्धांत या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का आंसर है द। अगला प्रश्न है, स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण की निम्न में से विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है समय रहित विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण एक समय रहित विश्लेषण होता है। इसमें दो चरों के बीच में संबंध एक समय बिंदु पर देखा जाता है, समय अवधि को यहाँ ध्यान में नहीं रखा जाता। दूसरा ऑप्शन है, इसमें महत्वपूर्ण आर्थिक चर स्थिर होते हैं। स्थैतिक विश्लेषण में दो चरों के बीच संबंध उस स्थिति में देखा जाता है जब अन्य सभी चरों को स्थिर मानते हैं, जैसा कि मांग समीकरण में होता है। वहाँ कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध अन्य सभी चरों को स्थिर मानते हुए देखते हैं। स्थैतिक अर्थव्यवस्थाएं पुनरुत्पादन अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में हर साल कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं होता है, उतना ही उत्पादन होता है जितना पिछले वर्ष मूल्यह्रास हुआ है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है स। परिवर्तन की दर में परिवर्तन की व्याख्या स्थैतिक विश्लेषण में न करके प्रावेगिक विश्लेषण में की जाती है, जहां हर साल अर्थव्यवस्था में घट और बढ़ देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का अध्ययन किस प्रकार के विश्लेषण के द्वारा किया जाता है? आर्थिक विकास का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है और आर्थिक विकास एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो परिवर्तनों का जिसमें समावेश होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है स। समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण में। अगला प्रश्न है, दो संतुलन स्थितियों की तुलना किस प्रकार के विश्लेषण के अंतर्गत की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रावेगिक विश्लेषण। प्रावेगिक विश्लेषण में संतुलन की व्याख्या सभी चरों को परिवर्तनशील मानते हुए एक समय अवधि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। दूसरा ऑप्शन है स्थैतिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण में संतुलन की व्याख्या एक समय बिंदु पर की जाती है। एक ही संतुलन यहाँ पर लिया जाता है। एक ऑप्शन है सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन एक अलग तरह की अवधारणा है जिसमें सभी चरों को स्थिर मानते हुए संतुलन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब। तुलनात्मक स्थैतिकी। तुलनात्मक स्थैतिकी में दो चरों या दो संतुलन स्थितियों की तुलना की जाती है। संतुलन पात का यहाँ पर अध्ययन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलन पात का अध्ययन किस विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया है, संतुलन पात का अध्ययन प्रावेगिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर है स। तुलनात्मक स्थितिकी में संतुलन पात का अध्ययन न करके दो संतुलन बिंदुओं की तुलना की जाती है। स्थैतिक विश्लेषण में एक समय बिंदु पर संतुलन का अध्ययन किया जाता है और आंशिक संतुलन एक संतुलन की ऐसी अवधारणा जिसमें अन्य सभी चरों को स्थिर मानते हुए दो चरों के बीच में संतुलन की व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आर्थिक परिवर्तनों की वांछनीयता का संबंध किस अर्थशास्त्र से माना जाता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक अर्थशास्त्र। सकारात्मक अर्थशास्त्र एक ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स होती है जिसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या है का अध्ययन किया जाता है और कारण और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है तो मुद्रास्फीति के रीजंस क्या क्या है, मुद्रास्फीति के जो इम्पैक्ट क्या क्या है, इन सब का अध्ययन सकारात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र को एक तरह से सकारात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है कल्याण अर्थशास्त्र। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में एक उपभोक्ता और उत्पादक किस प्रकार से अपने संतुष्टि और लाभों को अधिकतम कर सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आदर्श मूलक अर्थशास्त्र। आदर्श मूलक अर्थशास्त्र आर्थिक चरों की वांछनीयता का प्रश्न शामिल करती है और कोई चर या कोई आर्थिक गतिविधि क्या एक देश के उपभोक्ताओं उत्पादकों के लिए सही है या गलत है, इसका निर्णय आदर्श मूलक अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि मुद्रास्फीति क्या उपभोक्ताओं के लिए वांछनीय है, अच्छी है या बुरी है, इसको अपन आदर्श मूलक अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, जो बात एक आर्थिक चर के लिए सही है लेकिन ऐसे सभी आर्थिक चरों के लिए सही नहीं है कि निम्न में से कौन व्याख्या करता है? इसका मतलब है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही है लेकिन समूह के लिए सही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति यदि बचत करता है तो वो ठीक है, लेकिन यदि सभी लोग बचत करने लग जाएं तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति आ सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है आय का विरोधाभास, जो कि इसका सही उत्तर नहीं है। लियोनटिप विरोधाभास, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक विरोधाभास को बताता है। और एक ऑप्शन है समष्टिगत विरोधाभास, जो कि इसका सही उत्तर है। समष्टिगत विरोधाभास वो विरोधाभास होते हैं जो ये बताते हैं कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही है वो एक समूह के लिए सही नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, मांग के नियम में उल्लेखित वाक्यांश अन्य बातें स्थिर रहने पर में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? मांग का नियम कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को बताता है, जबकि अन्य सभी चरों को स्थिर मानता है। इन अन्य सभी चरों में आय की स्थिरता, उपभोक्ता की रुचि की स्थिरता और उस वस्तु से संबंधित जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को भी स्थिर माना जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है उस वस्तु की कीमत की स्थिरता इसमें नहीं मानी जाती है, क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मांगी गई मात्रा पर देखा जाता है। अगला प्रश्न है,
मांग के नियम की निम्न में से कौन सी सही व्याख्या है? पहला ऑप्शन है कीमत में परिवर्तन का मांग की मात्रा पर प्रभाव। ये आंशिक रूप से सही है। मांग में परिवर्तन का कीमत पर प्रभाव, ये गलत है क्योंकि पहले कीमत में परिवर्तन होता है, मांग में नहीं। एक ऑप्शन है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में सीधा संबंध, ये भी गलत व्याख्या है क्योंकि इनके बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है जब अन्य बातें समान रहें तो कीमत में परिवर्तन का मांगी गई मात्रा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसे मांग का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक ही मांग वक्र पर जब नीचे से ऊपर को गति होती है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पर यह गति देखने को नहीं मिलती है। ये कीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन के कारण से होता है। दूसरा ऑप्शन है मांग का विस्तार। मांग का विस्तार जब कीमत में कमी होने पर ऊपर से नीचे की तरफ जब मांग वक्र में गति होती है तब होता है। एक ऑप्शन है मांग में कमी। मांग में कमी तब देखने को मिलती है जब कीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन से मांग वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से सही विकल्प है मांग का संकुचन। मांग के संकुचन की स्थिति में जब कीमत बढ़ जाए तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। इस स्थिति में मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति होती है। अगला प्रश्न है मांग वक्र प्रायः दाईं ओर खिसकता है। मांग वक्र में शिफ्ट तभी आता है जब कीमत के अलावा अन्य चरों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु की रुचि बढ़ जाए, लोगों की आय बढ़ जाए, भविष्य में कीमतों के बढ़ने की प्रत्याशा हो, ये सभी के कारण से मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट कर सकता है। इसलिए सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। वेबलेन वस्तुएं क्या होती हैं? वेबलेन वस्तुएं क्या सामान्य वस्तुएं होती हैं? नहीं, वेबलेन वस्तुएं सामान्य वस्तुएं नहीं होती हैं। ये गिफिन वस्तुएं भी नहीं होती हैं जिसमें प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है। ये अनिवार्य वस्तुएं भी नहीं होती। वेबलेन वस्तुएं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जिसे थर्नस्टन वेबलेन के द्वारा दिया गया था। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं होती हैं जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो लोग उसे अधिक प्रेस्टीज का विषय बनाकर उसको ज़्यादा मांग करते हैं। ये मांग के नियम का एक अपवाद माना जाता है।